हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। तो बच्चों, आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 17। बच्चों, डे 16 में हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की बात की थी और उसके कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला लास्ट वन पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं उस पर पहले कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और फिर मैं आपको किसी केमिकल इक्वेशंस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वैसे मुझे रासायनिक समीकरण जो हैं वो पढ़ाने हैं एक नए चैप्टर को करके, इंक्लूड करके, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, जनरल क्वेश्चन है जो मुझे यहाँ बता देने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। देखिए बच्चों, मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी कार्बनिक कोई यौगिक है, कार्बनिक नहीं है, कोई यौगिक है जिसमें आयरन 77.8% है, ऑक्सीजन 22.2% है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। क्या पूछ रहा है? मूलानुपाती सूत्र। क्या पूछ रहा है? मूलानुपाती सूत्र। यार पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी यौगिक में का आयरन जो है 77.8% है, ऑक्सीजन 22.2% है। ठीक है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार कि आपको दोनों को ऐड करके पहले चेक करना होगा कि क्या 100 हो रहा है। तो आप देखिए सर, 77.8 में 22.2 जोड़ दीजिए, बिल्कुल 100 हो जाएगा, यानी कोई तीसरे तत्व की संभावना नहीं है। हमारे ऑप्शन में भी 2 ही तत्व लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई तीसरा तत्व इसमें नहीं है। अब हम अपने प्रोसेस पे अगर जाएंगे तो हमको पता है कि हमें क्या करना है, परसेंटेज में एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। तो चलो 77.8 में भाग दे दो 56 से। समझ में आई बात? कोई कॉलम नहीं बनाना है। आज एक नया चीज़ सिखा रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छे लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप यहाँ से 77.8 में आप जब भाग देंगे 56 से तो कितना आ सकता है? तो 56 एकम 56 ये हो जाएगा। अब भाग देके देखिए 77 में, फिर 77 पॉइंट समथिंग में 8 में अगर आप 56 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक है, 1.3 मान लेते हैं। ठीक है, नियर अबाउट में जो भी मिले आपको। अब भाग देके देख ही लीजिएगा। तो 55 घटा लीजिए 77 में से, कितना हो जाएगा? 7 में से 5 जाए 2 और 7 में से 5 जाए 2। ठीक है, यानी कि 228 अगर हम सोचें तो 5 चौको 20, यानी क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, मान लीजिए हम 4 ही बार ले लें तो 4 मैक्सिमम 4 बार हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? 1.4 आ जाएगा। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 22.2 में 16 से भाग देंगे, ये भी 1.3 या 1.4 के समथिंग आएगा। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यू हैं दोनों, उन दोनों वैल्यू के बारे में अगर सोचें तो 1.5 से कम है, तो इसमें पूर्णांक में बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसको लगभग अप्रॉक्स 1 ले लीजिए और इसको भी अप्रॉक्स 1 ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जाहिर सी बात, इसमें जो छोटा होगा उससे दोनों में भाग देंगे। तो अब दोनों में भाग देंगे, 1.4 में 1.3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1.3 में 1.3 से भाग देंगे तो ऑल्सो आपको 1 मिल जाएगा। यानी आयरन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझा दूँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। जो आपको आयरन का परसेंटेज दिया है ना, उसमें आप उसके एटॉमिक वेट से भाग दे दो। भाग दिए, कोई आपको एक वैल्यू आई है कि नहीं आई है? 1.4 समथिंग मिलेगा मान लीजिए। ठीक है, फिर आप ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया उसमें उसके वेट से भाग दे दीजिए। दे दिया आपने, 1.3 समथिंग आ रहा है मान लीजिए। यहाँ मैंने जो फाइंड आउट किया है ये मैंने 1.3 समथिंग पाया है। अब हमको चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो, तो उसके लिए इन दोनों में जो सबसे कम होगा उसी से दोनों में बारी बारी भाग देंगे। तो 1.3 सबसे कम है तो 1.4 में 1.3 से भाग देंगे तो अप्रॉक्स 1 आ जाएगा, और 1.3 में 1.3 से भाग देंगे तो क्लियर 1 आ जाएगा। यानी कि आयरन भी हमारा 1 होगा और ऑक्सीजन भी 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? FeO। अगला क्वेश्चन जो है दोस्त, उसमें है कार्बन 40%। ये सब मिटा सकता हूँ मैं? बिल्कुल मिटा सकता हूँ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन 40% है। ठीक है, हाइड्रोजन 6.67% है और ऑक्सीजन 53.33% है। अणुभार दे दिया है, तो सवाल बहुत आसान हो गया। पहले इनको चेक करिए कि क्या इन तीनों को ऐड करने पर 100 हो रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा। 40 से 46 और 53 99, और जो 67 और 33 है वो मिलके 1 पॉइंट में है, तो यानी 100 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि इसमें से कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या मिल जाएगा? 180। बस वही हमारा आंसर होगा।
या तो आप प्रोसेस पे जाओ या तो सीधा सीधा कर लो। अब देखो आप पहले वाले पे जाओगे तो 12 6 के 72 और हाइड्रोजन का 12 कम 12 और 16 6 के 96, ठीक है। तो 6 2 8 2 10 को 0, 9 1 10 17 और 1 18 को 180। एकदम आपका यही आंसर सही हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसका इसके साथ मैच कर सकता है, तो CH2O का तो कतई मैच नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन का 16 12 कभी ये 180 तक नहीं पहुंचेगा, तो ये आंसर गलत हो गया। इसके बारे में जाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कई ठो है, कार्बन भी 2 ठो है, तो 2 ऑक्सीजन है 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, यानी ये हो जाएगा C2H4O2 है। तो 12 दूना 24 प्लस 4 प्लस 32, ये भी 180 नहीं जा रहा है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मैंने आपसे कल बताया था ना कि आपको कुछ ऐसे भी ऑप्शंस क्वेश्चंस मिलते हैं जो ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चंस पे चलें। क्लियर है सबको? या मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हाइड्रोजन 2.04% है, सल्फर जो है वो 32.65% है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 65.31% है। क्या मैं ऊपर वाला मिटा दूं? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ये डेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा सघन हो गया है, लिखते लिखते मतलब एक पास बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। अब इसको मैं इरेज कर दूंगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज होंगी, दिखेंगी। अच्छा अब देखो यार क्या हो गया, हाइड्रोजन आपको 2.02% हो गया, 04% हो गया, सल्फर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अणुभार फिर दिया है, फिर इजी है बस फाइंड आउट करना। अणुभार 98, किसका 98 आएगा चेक कर लो। यहाँ पे 1 प्लस 32 प्लस 14 चौको कितना, 16 चौको क्या होगा, 16 चौको 64, तो 4 2 6 1 7, ठीक है। 6 3 9 97 हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। जिसका अणुभार 98 आएगा वही आंसर सही होगा। अब चलो इस पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 16 3 48 प्लस 32 दूना 64 प्लस 2, क्योंकि सल्फर का 32 होता है, ठीक है। अब ये कत्तई जोड़ने पे 98 नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। चलो H2SO4 बचा है, वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आप जोड़िएगा 98 आएगा। चलिए बच्चों, तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे एक आपके पास क्या तरीका है कि आप हाइड्रोजन के भार में उसके परसेंटेज में उसके अणुभार परमाणु भार से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2.04। इसी तरह सल्फर में 32.65 में 16 सल्फर का कितना होता है, 16 दूना 32 ही होता है, इससे भाग दे दीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 ही मान लीजिए या 1.2 मान लीजिए, 02 सॉरी 1.0 समथिंग, कुछ भी छोड़िए यार, 1 ही ले लीजिए। फिर ऑक्सीजन का ले लीजिए, तो ऑक्सीजन का 65.31, तो 16 से भाग दीजिए, 16 चौको 64, 4 पॉइंट समथिंग। तो अब देख लीजिए किसमें ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो और सबसे न्यूनतम वैल्यू कितनी आई है, 1 से 4 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 4 ही आएगा, तो हमारा आंसर H2SO4 ही हो जाएगा जब आप फाइंड आउट करेंगे उस तरह से भी। यार बहुत आसान है, आप मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल देखिए कौन सा मॉलिक्यूलर, अगर 2 का सेम होता है तब जाके कंडीशन बनेगी कि हमें अपने मेथड पे जाना है। अगर नहीं सेम होता है यार तो बिल्कुल बिंदास होकर के एकदम रिलैक्स होकर के आप आंसर दे सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो क्या मैं ऊपर वाला बॉक्स मिटा सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, दिख नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है कि कार्बन 26.64, हाइड्रोजन 2.22, वो शेष ऑक्सीजन है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 100 नहीं हो रहा है, तो जब दोनों परसेंटेज को ऐड करने पर 100 ना हो तो आपको क्या करना होगा, अगले वाले तत्व की उपस्थिति वो बताएगा। और अगला वाला तत्व कौन सा है ये क्वेश्चन नहीं बताता है तो ऑक्सीजन होगा, और क्वेश्चन बताता है तो वही होगा। अब बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए है कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया, ऑक्सीजन का नहीं दिया है, लेकिन ऑक्सीजन का भी वही होगा, ऑक्सीजन का ही परसेंटेज हम निकालेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता, कहता कि कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना है, अणुभार 90 है, तो अणुसूत्र बताओ, तो यानी शेष तत्व ऑक्सीजन होता। अगर कह देता शेष नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोजन की बात करते, ठीक है। अब एक बात समझिए, फिर अणुभार 90 दिया हुआ है, सारा मेथड भूल जाइए, बस मॉलिक्यूलर वेट चेक करिए किसका 90 होगा। इसका 90 दूर दूर तक नहीं होगा, क्योंकि 16 दूना 32, 32 12 44, खत्म हो गई कहानी इसकी। यहाँ पे देख लो, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 16, 12 16 कितना होगा 28 2 30, 30 होगा ना, कर लीजिए, 6 2 8 2 10, 30 होगा। अब 30 का 3 गुना करिए तो 30 3 90, या दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा C3H6O3। अच्छा, इसका 90 आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। तो
तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। अब इसका होल थ्राइस है तो 90। चलो चेक करते हैं। अभी आंसर देने से पहले इसके बारे में आइए। इसका तो 90 नहीं होगा। कैसे? 12 + 3 + 12, 16 दूना 32 + 1, तो 12 12 24, 24 और 4 28, 28 और 32, 28 और 32 कितना होगा? 8 2 10 को 0, 3 2 5 1 6 1 60, 60 हो गया है तो होगा ही नहीं। अब C2H2O4 की बात करिए, आइए चेक करते हैं। तो C2H2O4 की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 + 2 और 16 चौको 64, तो 4 4 8 2 10 को 0, 6 2 8 1 9, 90। अरे वाह, C2H2O4 का भी 90 आ रहा है और किसका? कार्बन C3H6O3 इसका भी आ रहा है। अब दो ऑप्शन मैच कर गए। देखो भाई बहुत अच्छे से समझो, इसका ये वाला और ये वाला दोनों मैच कर रहे हैं। अब मजे की बात ये है कि कौन सा सही आंसर है, तब हमें मेथड पे जाना पड़ेगा। ये है 26.64, तो इसमें 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 2.04 समथिंग आ गया मान लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन का आएगा 2.22, यानी कि हम इससे 1 से भाग देने वाले हैं तो 2.22, यही हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। ऑक्सीजन का निकाल लीजिए तो देखिए जोड़ लो यार, तो 100.00 में से घटाओगे कितना? 2 4 2 6, ठीक है, 6 2 8, ठीक है। और यहाँ देखो 6 2 8 28। अब यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ तो 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 में से 2 जाएगा तो 7, 71.14। अब क्या करोगे? ऑक्सीजन का निकालोगे 71.14 में 16 से, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 पचे 80, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.03 ऐसा समथिंग आएगा। तो अब आपको 2.04 से भी अगर भाग दोगे आप, देख लीजिए 16 चौको 64, ठीक है। तो 2 पॉइंट किससे भाग देना चाहते हैं आप? 2.02 से भी भाग देंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू आई है उससे आप भाग देंगे 16 चौको, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ पे? मेरे हिसाब से ऑक्सीजन आपको यहाँ 2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए 2.22 से भाग देंगे तो लगभग 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन 1 आएगा और आपका कार्बन भी 1 आएगा। तो अब मेरा जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा वो बनेगा CHO2, बनेगा ना, CHO2। अब ये देखिए कि इसका अणुभार कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो 32 2 2 4 1 5, 5 हो गया, और 3 और 1 4, 45। तो 45 का कितना गुना है? 2 गुना है 90, यानी कि जो हमारा अणुभार आया होगा, मूलानुपाती सूत्र भार आया होगा, उसका 2 गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा? C2H2O4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? C2H2O4। यार ये तभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब दोनों ऑप्शन मैच करेंगे तब। अगर मैच नहीं करते हैं तो बेशक जो आपका अणुभार दे दे 60-90 के बराबर, वही आंसर सही होगा। यहाँ थोड़ा लंबा इसलिए गया है यार, क्योंकि मुझे दोनों के अणुभार से मिल गए थे। दूसरी बात ये थी कि मुझे किसी भी तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का परसेंटेज लिख करके फिर उसको डिवाइड करना था। थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 2 से 3 मिनट लग जाता है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। आंसर आना ही आना है और मुझे उम्मीद है कि मेरे ट्रिक पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को मिटा सकता हूँ? आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल के उसमें उसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट से भाग दे दिया है। जो वैल्यू आई है उससे सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। अरे यार यही मेरा सिंपलेस्ट रेशियो थोड़े ना है, ये जो आया है ना, इससे हम क्या करेंगे? इन तीनों में जो सबसे कम होगा उससे ही इन तीनों में बारी बारी भाग देंगे। 2.04 से इसमें भाग दोगे तो 2 के नियर अबाउट में आएगा, इसमें भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1 उसको ले लेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि हमें सब पूरा अंक में लेना है। और 2.04 में 2.04 से भाग दोगे तो 1 आएगा, यानी कार्बन कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। बस अब इसका वेट जब निकालोगे तो 45 आ रहा है। ये जो 45 है वो 90 का क्या गुना है? 45 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो हमारा n का वैल्यू क्या होता है? 90/45, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, तो 2। अब यहाँ पे उसका होल ट्वाइस कर दो, बस बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 90% लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, और पता नहीं क्या परेशानी है लोगों को, इसी क्वेश्चन को गलत करके आने में मज़ा आता है। देखो कह रहा है कि Hg2Cl2 में
Hg की संयोजकता क्या होगी। देख के तो यही लग रहा है कि Hg2 और Cl2 में Hg की संयोजकता क्या बता सकते हैं आप, 2 बता सकते हैं। कैसे 2 बताएंगे, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता तो कभी 2 होती ही नहीं है, 1 होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर Hg2Cl2 लिखा है, तो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको वीडियो लेक्चर नंबर 16 में बताया है कि Hg2+ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये मर्क्यूरस है, यानी कि इसकी संयोजकता यहाँ पे क्या है, +1 है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1 वाला सही हो जाएगा, 2 वाला नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, बाकी हम अगले टॉपिक। तो चलिए बच्चों, अभी तक मैंने जो आपको बताया ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस, अब मैं जो आज का टॉपिक है ना उस पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है यार, बस एक इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। अब आपके दिमाग में पहली बात आएगी, सर एक तो आपने रासायनिक समीकरण बताया नहीं, और रासायनिक केमिकल इक्वेशंस बिना बताए सर आप कैसे ये चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो। बिल्कुल यार, मुझे बता देना चाहिए। तो मैं अगला वीडियो लेक्चर जब बनाऊंगा तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। बस यहाँ पर मैं रिएक्शंस के प्रारूप को समझा दे रहा हूँ, रिएक्शंस बैलेंस करने का थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन क्वेश्चंस को कराने हैं जो उस पर बेस्ड हैं। वहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट है हमारे केमिकल जो मैं बात कर रहा था, सॉरी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी अभी, आज ही इसी वीडियो लेक्चर में। चलिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं ये मिटा दूं ना, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम डे 17, ये तो हो ही गया ना यार, आप एक बार देख लिए, जान गए, बस हो गया। मैंने बोल भी तो दिया है कि आज 17वां दिन है यार। मैथ का भी वीडियो जल्दी अपलोड होने लगेगा, मत परेशान होइए आप लोग। चलिए, अब देखिए क्या है, आप एक बात समझो यार, कोई रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से समझो, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एक चीज़ तो ये एरो बहुत मायने रखता है। ये एरो का जो डायरेक्शन है ना, वो बताता है कि जो एरो का तीर है, तीर समझते हैं ना, हेड, तो जो उसका हेड है वो ये बताता है कि इधर जो है प्रोडक्ट लिखा जाएगा, उत्पाद लिखा जाएगा, और पूंछ की तरफ रिएक्टेंट लिखा जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता है। इधर अभिकारक होगा और इधर उत्पाद होगा। अगली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ एटम सेम होने चाहिए। सेम का मतलब नहीं समझते हो, सेम का मतलब ये नहीं कि इधर हाइड्रोजन है H2+Cl2 है तो तीर लगा के भी लिखो H2+Cl2, ऐसा नहीं। नया प्रोडक्ट बनेगा, बट उसके जो कंपोनेंट है ना, उसके जो घटक है ना, वो पहले वाले में जितने वो हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन उसमें भी होने चाहिए, जितना क्लोरीन यहाँ है उतना क्लोरीन उधर भी होना चाहिए। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। और तीसरी बात ये करेंगे कि किसी रिएक्टेंट में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि रिएक्टेंट में भी 2 चीज़ें होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। ये मैं स्पेशली बात करूंगा जब रिएक्शंस होंगे तब, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो बच्चों, अब आते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। हिम्मत करिए, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बेशक हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कितना ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। बहुत बढ़िया, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताने के लिए क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। पोटेशियम का नीचे 1, नाइट्रेट NO3, इसके भी नीचे 1 होगा, तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा KNO3, क्योंकि NO3 माइनस होता है, K प्लस होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, KNO3। इतना तो आपको आ जाना चाहिए यार, आपने 10th पास आउट कर लिया है, 10th के रिजल्ट आने वाले हैं आपके, और आप इंटरमीडिएट में हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज़ें तो बहुत आसान होंगी आपके लिए। तो पोटेशियम नाइट्रेट लिख लें KNO3, ठीक है। गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा बना दें, यानी तीर के ऊपर अगर डेल्टा बनाए तो गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, तो जो बचा वो लिखो KNO2। पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किया। अब देखो, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 2 से यहाँ गुणा करो तो क्या हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 से गुणा करो तो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन। इसको कहते हैं अनुमान विधि, इसी से हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। अब हम इस रिएक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिएक्शन में ये है कि 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कितना ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो पहले ये रिएक्शन हमें क्या डाटा दे रहा है, रिएक्शन हमें ये समझा रहा है 39 ग्राम पोटेशियम
नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16, 3 48। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, आपको एटॉमिक वेट लगभग याद होना चाहिए 30 तक के तत्वों का, और वो उनको आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करना सीख जाइए ताकि आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ लो, 8 4 12 और 9 कितना होगा, 12 और 9 12 9 21, 9 2 11 21, तो 1 बचा 2, तो 4 1 5 3 8 और 8 2 10। एक बार और चेक कर लीजिए, शायद गलत हो रहा है, फिर से चेक करिए। पोटेशियम कितना हो गया, 39 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। और ऑक्सीजन 16 3 48 हो गया। ठीक है, तो 101 ही होगा। और आगे कितना लिखा हुआ है, 2, यानी कि 202 ग्राम। तो 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कितना ग्राम ऑक्सीजन दे रहा है, 32 ग्राम। ठीक है, एक एक नियम का सवाल पढ़े कभी बचपन में, क्लास 6 7 में पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि जैसे 10 पेन का कीमत है 50 रुपये, तो 3 पेन का कीमत कितना होगा। बड़ा मजा आता था ऐसे क्वेश्चंस को करने में। तो वही चीज़ है यहाँ पे, कह रहा है कि 202 ग्राम अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो 32 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ये कितना ग्राम कह रहा है, 5 ग्राम गर्म करने के लिए कह रहा है। तो पहले 1 ग्राम को निकाल लो, तो क्या करेंगे, 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो 32/202। ठीक है, कितना ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगा। यार कहाँ पड़े हो यार, समझो ना मेरी बात को, क्यों परेशान हो। जैसे 10 रुपये में 20 कलम, ठीक है, तो 5 रुपये में कितना कलम। तो यार 5 रुपये में कलम बताने के लिए पहले 1 रुपये में कितना कलम, तो 20/10। अरे यार 10 रुपये में 20 कलम है, खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ यार। 10 रुपये में 20 कलम है तो 1 रुपये में कितना कलम होगा, 20/10। तो 5 रुपये में कितना होगा, 20/10 गुणे 5। नहीं समझ आ रहा है, बहुत ईजी है यार, क्यों परेशान हो। तो वही बात हो गई। अब क्या हो गया, 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से 32 ग्राम मिल रहा है, तो पहले 1 ग्राम से निकाल लो, 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से कितना मिलेगा, 32/2। और फिर कितना कह रहा है, 5 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 32/202 गुणे 5। बस यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल वे में आपको काम करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका आपको कैसे सॉल्व करना है। ये रिएक्शन लिखने आना चाहिए। रिएक्शन लिखना बहुत कठिन काम नहीं है मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे, इससे बाहर का नहीं आएगा। तो ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म कर रहा है, करो भाई गर्म। किसको गर्म कर रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट, तुरंत सूत्र लिखिए, उसके बाद एरो लगाइए, जो बन रहा है प्रोडक्ट में वो लिखिए। ऑक्सीजन गैस दे रहा है तो ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जो बचा इसमें से वो लिख दिया मैंने। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शंस को थोड़ा देखेंगे बुक वगैरह खोल करके, तो जरूर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आप देखिए, आप ये देखो 32 बच्चे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 को 0, 160। 160 में 202 से भाग दोगे तो कम से कम 1 से तो कम ही आएगा। 1 से कम कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा बच्चों, 0.79। एक बार आप इसे पॉज करके नोट करिए, थोड़ा जल्दी नोट करिए प्लीज़, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सभी कराने हैं, जल्दी करिए। हो गया, इरेज करूं, हाँ भाई इरेज कर ही दे रहा हूँ। चलो बहुत अच्छे, अब अगली क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको 2-4-5% समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। जब तक लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचेंगे आप पूरा सीख चुके होंगे। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, यार क्या बात है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कौन नहीं जानता फार्मूला, को पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, के साथ देखो इसको इसके साथ गर्म कर रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा। यानी ये कंफर्म कर दिया है कि CO2 बनेगा, ये इसने एकदम कंफर्म कर दिया है कि हमारे प्रोडक्ट में CO2 आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, देखो CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और जल भी बनेगा, वाटर भी बनेगा। अब मजे की बात आती है कि रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है दोस्त। रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तो कहानी में ट्विस्ट है। कैल्शियम 2 है, 2 से गुणा कर दो, सॉरी क्लोरीन 2 है, 2 से गुणा कर दो तो क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ खत्म हो गया, और 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन गायब हो गए। चलो ठीक है, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा। तो पहले इस रिएक्शन से देखो कि कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना ग्राम CO2 मिल रहा है। आओ, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का 16, सॉरी कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48, कुल मिला जुला के 100 ग्राम।
फिर से सुन लो, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम से कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला? 12 + 16 × 2 तो 16 × 32 12 44 ग्राम। ध्यान से देखना मेरे भाई, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो 44 ग्राम CO2 मिलेगा। अब आप क्या करो ना, 1 ग्राम से निकाल लो। 1 ग्राम से क्या हो जाएगा? 44/100। कितना ग्राम से चाहिए? 20 ग्राम से। तो 20 ग्राम से क्या हो जाएगा? 44/100 × 20, 20 बचे 100, 5 से भाग दो, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 8.8 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था दोस्त, रिएक्शन लिखना कैसे है। बार बार कह रहा हूँ यार, बुक्स खोलिए। अगर आपने क्लास 10th की पढ़ाई की है, इस साल आपका बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो आपके पास जो 10th की बुक होगी ना, वो आप उसको साइड बुक जो आपने ली होगी या जो आप बुक पढ़ रहे होंगे, NCERT पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो रिएक्शंस है ना, उनको एक बार देख लीजिए। 9th की बुक अगर आपके पास हो तो वहाँ से केमिकल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करना था, जिससे हमने ये देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड जल और CO2 बन रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमने देखा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। ये कौन कह रहा है? ये रिएक्शन खुद कह रहा है। ये हमने नई चीज़ नहीं ढूंढी है, ये रिएक्शन खुद कह रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो 44 ग्राम CO2 मिलेगा। तो पहले 1 ग्राम का निकाल लो। तुमसे पूछा कितने ग्राम का है? 20 ग्राम का है। तो बहुत आसान है यार, क्यों नहीं निकलेगा? तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? जी, पॉज करके नोट कर लीजिएगा भैया, ये बता दे रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा ना कि फिर आप कहोगे कि सर मिटाने नोट नहीं करने देते, वो जल्दी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का दिख रहा है आपको। 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को पूर्ण रूप से घुलने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी? देखो ध्यान से, 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यानी MgCO3 है, ठीक है। घोलना है किस में घोलना है? सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलना है, ठीक है। देखो 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को पूर्ण रूप से घोलने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी? चलो आओ घोलो। मैग्नीशियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलेंगे तो क्या क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, CO2 बनाएगा और पानी बाहर कर देगा, ठीक है। देखो मैग्नीशियम आयन एक्सचेंज कर लिया, सल्फेट के साथ चला गया, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, यहाँ से H और यहाँ का O मिल करके H2O बना लिया, और CO2 तो आपको दिख ही रहा है बड़ा सा। अच्छा, तो अब कह रहा है कि 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को पूर्ण रूप से घोलने के लिए, तो यहाँ कितना ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, रिएक्शन कितना ग्राम दे रहा है? चलो, मैग्नीशियम का 12 दूना 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 3 48, 48 12 60, 60 और 24 84, 60 और 24 84, जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 और 8 6 14 को 4 बचा 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। कितना ग्राम घोलने के लिए कितने ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत पड़ रही है? 98 ग्राम। ये तो याद हो जाएगा यार, 98 आएगा, आप कर लीजिएगा। तो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हमें घोलना है तो कितना ग्राम हमें सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए? 98 ग्राम चाहिए ना। और हमसे क्या कह रहा है कि 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को, तो क्या करेंगे दोस्त? 3, तो 1 ग्राम अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट घोलना है तो कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए? 98/84। अरे यार अब तो समझ गए होगे, 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट घोलने के लिए 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट घोलना हो तो कितना चाहिए? 98/84। और कितना ग्राम घोलना है? 3 ग्राम, तो 98/84 गुणा 3, ठीक है। अच्छा, कटेगा क्या ये? मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो कितना होता है, ये कटता है शायद, कटेगा 7 से कटेगा क्या ये? बिल्कुल, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 14 7 98, 7 1 कम 7, 7 2 14, 12 7 84, ठीक है। 6 देखिए, 2 6 के 12, 2 7 14, 7 3 का 21/6, 6 3 का 18, ठीक है। और 6 3 का 18, 3.33 या 3.5, ये आपका आंसर सही हो जाएगा 3.5। 6 3 के 18, 19 20 21, 6 5 30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 3.5 हो जाएगा। तो क्या करना था आपको? करना कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना था। रिएक्शन लिखने के लिए कहा है, हमने रिएक्शन लिखा है, वो हमको बताया है कि कितना ग्राम से कितना ग्राम क्या हो रहा है, हमने उस पर काम कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो पहले इसको पॉज करके नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों, तो मैं मिटाऊं इसको, क्योंकि आप जितना जल्दी नोट करेंगे उतना ही जल्दी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्या आप उसके बारे में कुछ सोच पा रहे हैं? पढ़ तो सारा क्वेश्चन लिए होगे आप यार देखते ही,
ठीक है, कुछ लोग तो देखते हैं बस काम का नहीं है, बस स्किप करो यार, आगे बढ़ो। चलो कोई बात नहीं। 10 ग्राम हाइड्रोजन को 90 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया। हाँ भाई, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाइए तो पानी बनेगा। बैलेंस आप लोग कर लेंगे, मैंने कर दिया। अब देखिए 10 ग्राम हाइड्रोजन को 90 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया है। आपसे पूछ रहा है कितना ऑक्सीजन शेष बचेगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। 10 ग्राम हाइड्रोजन को 90 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन शेष बचेगा। अब मेरे भाई पहले समझो, ये मुझे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है रिएक्शन ना, वो बहुत काम का है। 4 ग्राम हाइड्रोजन का एक होता है भार, तो 4 होगा। कैसे यार, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 अणु है, तो 2 भाई 1 अणु, और यहाँ 2 से गुणा तो 2 अणु है, तो 1 अणु हाइड्रोजन का भार होगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का भार 1, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन को मतलब जलाना है कंप्लीटली, तो 32 ग्राम हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा, 4 ग्राम अगर हमें हाइड्रोजन जलाना है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 16 दूना 32, तो यहाँ कितना ग्राम जलाना चाहता है, 10 ग्राम जलाना चाहता है, तो क्या होगा 32/4 गुना 10, क्योंकि 1 ग्राम के निकालोगे तो 4 से भाग दोगे और फिर उसमें 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/32, 8 दाम में 80 ग्राम, यानी 80 ग्राम क्या यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन। कितने ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 10 ग्राम, और कितना ग्राम यूज किया है, 90 ग्राम। तो शेष कितना रहा, शेष कितना हो जाएगा, 90 था, 80 यूज हुआ, तो 10 ग्राम। ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्लीज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी पॉज करके जल्दी नोट करिए। हो गया भाई, थोड़ा जल्दी करो यार, हो गया होगा उम्मीद है। चलो अब आओ लास्ट क्वेश्चन पे, जो अपने आप में एक शानदार सा क्वेश्चन है और जानदार सा आंसर है इसका, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया होगा और बहुत सारे लोगों ने गलत भी दिया होगा। MHPO4 एक सूत्र है किसी धातु के फॉस्फेट का। ध्यान से सुन लीजिए, MHPO4 जो है वो है किसी धातु के फॉस्फेट का, ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि बताइए कि इस धातु के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो यार धातु का नाम दे दिया होता तब तो बड़ा मजा आता, पता कर लेते कि उसका संयोजकता क्या है। यहाँ तो अब इसी से हमें पता करना है कि इसकी संयोजकता क्या है। तो कितने लोग इसके फेवर में हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर फॉस्फेट का तो 3 होता है, तो इसकी बैलेंसी 3 आएगी। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच के देखो कि इसको हम कहते थे फॉस्फेट, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, बाईफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, मेटल हाइड्रोजन फॉस्फेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो H है ना वो खुद प्लस के साथ आया है, यानी कि इसकी एक वैलेंसी को खा गया है माइनस वाले को, तो यानी कि यहाँ पे जो हमें PO4 मिलेगा वो 2 वैलेंसी के साथ मिलेगा, तो इसका भी कितना होगा, 2 होगा। तभी तो M के नीचे 2 होगा और HPO4 के नीचे 2 होगा, तो हमारा सूत्र MHPO4 बना होगा। तो यहाँ से M की संयोजकता कितनी मिल गई दोस्त, M की जो संयोजकता मिली वो कितनी मिल गई, 2। अब आप आओ इसके क्लोराइड का सूत्र बनाना है, तो M के नीचे 2, क्लोराइड के नीचे 2, तिरछा गुणा हो जाएगा ना, गलत, क्लोराइड के नीचे 1 होगा क्योंकि Cl की संयोजकता कितनी होती है, 1, तो सूत्र हो जाएगा MCl2। कहाँ है ऑप्शन में ढूंढो तो MCl2, बी ऑप्शन इस क्या करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बातें रही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के, जो मतलब आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आते रहे हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए इनको पॉज करके जल्दी नोट करिए, तो फिर बात करते हैं इसके आगे की। क्वेश्चन और लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने इसीलिए इसको राइट डाउन किया है। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तेज गर्म करने पर जो CaO की मात्रा प्राप्त हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा मिलेगी कैल्शियम कार्बोनेट की 200 ग्राम को गर्म करने पर, उसकी अभिक्रिया जल के साथ कराने पर कितना ग्राम जल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन घुमाया है और आप उसी में घूम रहेंगे, तो प्लीज समझने की कोशिश करिए। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है, कोई बात नहीं यार, कैल्शियम कार्बोनेट को पकड़िए और गर्माई दीजिए। जब गर्माएंगे तो क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बाहर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कितना ये CaO बना, तो 200 ग्राम से हमें बनाना था, 200 ग्राम गरमाना था, लेकिन है तो नहीं 200 ग्राम। ये रिएक्शन कितना ग्राम देता, पहले ये देखो, ये 40, ये 12, ये 48, 48 12 40, 100 ग्राम
अगर आप ये 100 ग्राम लेते हैं तो ये 40 प्लस 16 और 40 56, यानी कि 56 ग्राम आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हैं तब आपको कह रहा है कि 200 ग्राम से, तो 100 ग्राम से 56 ग्राम, तो 200 ग्राम से कितना होगा, इसका डबल तो इसका भी डबल, 6 दूना 12 को 2, 5 दूना 10, 112 ग्राम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपको 112 मिलेगा। यार रुको, कुछ लोग क्या करेंगे, बस आ गया सर 112 था इसमें, सर हम तो आंसर ट्रिक करके आए, मेरा तो सही है सर, पता नहीं कौन सी बीमारी है यार। पेशेंस, धैर्य रखिए मेरे भाई। तो 112 ग्राम तो ये आया, कैल्शियम ऑक्साइड आया ना, CaO आया ना। अब कह रहा है कि उसकी अभिक्रिया जल हेतु, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल के साथ कराना चाहते हैं। वाह, कैल्शियम ऑक्साइड बिना पूछा चुना, बुझाओ इसको जल के साथ, तो क्या बनाएगा, CaOH का होल टू एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी कि 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा रहे हैं, तो कितना ग्राम ले रहे हैं ये पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्त, 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है ना, पहले ये देखो कि ये कितना ग्राम है, तो 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, 56 ग्राम। अगर हम 56 ग्राम लेके चलेंगे तो हमें कितना ग्राम ये लेना पड़ेगा, 18 ग्राम, और हमने कितना हमें मिला है, 112 ग्राम। तो 112 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 56 दूना 112, 18 दूना 36 ग्राम। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 36 ग्राम वाला सही हो जाएगा। तो प्लीज इसको पॉज करके जल्दी नोट करिए, तो मैं और क्वेश्चंस आपसे कराऊं। हो गया, चलिए इसको मिटा दूं। तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूं मुझे विश्वास है कि इंशाअल्लाह हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अपने एग्जाम में। बस वो थोड़ी, अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में और जो मैंने मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन आपको पढ़ाया है उसमें क्या डिफरेंस है। यार आप अगर थोड़ा सा भी ईमानदारी से सोचोगे ना तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 25.94% है, 25.94% है। कह रहा है इसके ऑक्साइड का सूत्र बताओ। यार अगर ऑक्साइड की बात करेगा तो अगला वाला तत्व कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। ब्रोमाइड की बात करेगा तो अगला वाला सूत्र कौन सा होगा, ब्रोमाइड होगा। किसी धातु ब्रोमाइड की बात कर रहा होगा तो ब्रोमाइड ही तो होगा। तो जो आपसे कहेगा ना वही होगा उसके साथ। यहाँ ऑक्साइड की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो तत्व होंगे। तो अगर नाइट्रोजन 25.94 है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25.94, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो जल्दी बताओ, आप लोग बोलते नहीं यार, 74.04% होगा ना, देख लीजिएगा एक बार घटा करके। तो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज आपको मिल गया और नाइट्रोजन का मिल गया। अब सूत्र बनाना कौन सा कठिन काम है मेरे भाई। नाइट्रोजन के भार जो दिए गए हैं ना उसमें भाग दे दीजिए इसके अणुभार से, तो परमाणु भार से, तो कितना आएगा 1.85 समथिंग, ठीक है, ये आएगा। क्या करना होता, प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग देना होता है, वो आ गया। अब उसमें भाग दे दीजिए 74.04 में कितना से भाग देना है, ऑक्सीजन का भार बताइए जल्दी से बताइए, 16 होता है, 16 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे जब आप 16 से भाग दोगे तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिलने वाली है 4.62, ठीक है। अब इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा उससे इन दोनों में बारी बारी भाग देंगे। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन वाले में 1.85 से 1.85 में भाग देंगे क्योंकि वो सबसे छोटा है उसके लिए। फिर से चेक करो, जो ये वैल्यू आई हुई है इन दोनों वैल्यू में से जो सबसे छोटा होगा उसी से दोनों में बारी बारी भाग देंगे। तो इसमें भाग दोगे तो ये तो 1 दे देगा, और ऑक्सीजन वाले में कहाँ गया 4.62 में 1.85 से भाग दो तो ये कितना आ जाएगा। और मुझे लगता है कि 2.5 के लमसम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 2 नहीं है, पूरा 2 होता तब भी 2 से ज़्यादा देने की कोशिश करता। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। भाग दीजिएगा जब आप इसको तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको 2.49 के समथिंग आ रहा है, 2.49 यानी 2.5 के लमसम आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं लगभग 2.5, ठीक है। यहाँ भी देखिए, अब यहाँ से समझो बच्चों, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये तो मेरा पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है और इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता अब, ठीक है। एकदम 2.5 आ गया, 2.3 रहता तो चलो 3 को छोड़ देते तो अप्रॉक्स 2 ले लेते। अब क्या करना होगा, इन दोनों को पूर्णांक में बदलना होगा। तो ये ऑलरेडी पूर्णांक में है, इसको बदलो तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 5। जब इसमें 2 बढ़ाए हो तो इसमें भी 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2। यानी नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 5। है क्या कहीं पे, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और मैंने आपको अगला तरीका बताया था दोस्त, क्या बताया था, याद होना चाहिए आपको,
कि इन सब में आप चेक कर लीजिए कि किसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 25.94 आ रहा है। थोड़ा लंबा काम होगा लेकिन वो भी इसी तरह से इजी वे में आ जाएगा। तो आज मैंने आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज आपको वीडियो ये कैसा लगा है। और मुझे विश्वास है कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको पूरा केमिकल इक्वेशंस के पूरे टॉपिक्स को कवर आउट करा लूँगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनती रहेगी, धीरे धीरे निरंतरता आ जाएगी। हम क्लासेस देने लगेंगे रेगुलर मैथ और साइंस की। मैथ की भी वीडियो मुझे उम्मीद है कि कल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। लॉगरिथम की मिलेगी, नंबर सिस्टम की मिलेगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को ऐसे ही लगन के साथ करते रहिए और खूब अच्छे से रिजल्ट दीजिए। अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करिए। ठीक है, मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके मेरे इस वीडियो लेक्चर्स का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।